साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आज आपको सियासत की दुनिया की ओर लेकर के चलता हूं। जहां तक हम अपने देश भारत की बात करें तो अगले साल माने 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी जो तैयारी है उसको तेज कर दिया है, रणनीति बनने लगी है। इसी के तहत एक बड़ा गठबंधन बीजेपी जो सत्ता में है, बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उनको मिला करके एक गठबंधन जो एनडीए का है उसके विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए समूचे विपक्ष ने एक इंडिया नाम का गठबंधन किया है और इस गठबंधन की एक दो बैठकें भी हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर अब की बार का जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है तो वो लगातार तीसरी बार केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। अपनी रणनीतियां, अपनी शतरंजी सियासत के लिए मोहरे खड़े करने की तैयारी भी तेज हो गई है। कहां किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी पूरी तैयारी में है। तो विपक्ष भी इस बार अपने आप को इस चुनाव के लिए, इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार बता रहा है। निसंदेह हम अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा का काफी कुछ प्रभाव भी पड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के ऊपर जो एक विपक्षों की तरफ से जो एक ठप्पा लगाया गया था पप्पू को, उसको उन्होंने पूरी तरह से धो डाला है। और जनता के बीच में जहां जहां राहुल गांधी गए हैं, जनता उनसे जुड़ी है। वो चाहे बच्चे हों, युवा हों, या महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग हर वर्ग, हर समुदाय के लोग आकर के राहुल गांधी से मिले और उनकी बातें सुनी, अपनी परेशानियां बताई। सत्ता को लेकर के उनके यहाँ गैर विपक्ष माने ये कहें कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां के वाशिंदे भी राहुल गांधी से मिले। तो ये एक बड़ा अभियान जो राहुल गांधी ने शुरू किया, जो चलाया, और उसकी एक बड़ी उपलब्धि भी है। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद के भीतर और संसद के बाहर दुनिया के जाने माने उद्योगपति अडानी के ऊपर हमला किया, उनके संबंधों को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ उनको जोड़ते हुए सवाल भी संसद में खड़े किए। नतीजा उसके बाद के हालात कुछ ऐसे आए कि गुजरात से सत्ताधारी दल के एक नेता ने जो 2019 के राहुल गांधी के भाषण को लेकर के, मोदी सरनेम को लेकर के जो उन्होंने कुछ भी कहा था, उस पर एक मुकदमा दायर किया, जिसके तहत चलते गुजरात सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुनाई 2 साल की। उनकी सदस्यता निरस्त हुई, अपने आवास से निकाले गए। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को ठुकराया था, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी को राहत भी मिली और पिछले मानसून सत्र में वो सदन में वापस भी गए। तो ये एक मजबूत कड़ी है। इसको बहुत सारे लोग उस दौरान से जोड़ रहे हैं जिस तरह से इनकी दादी यानी इंदिरा जी जब सत्ता से बाहर हुई और सत्ता में रहते हुए भी उनके ऊपर जो हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट
का फैसला आया और जो परिस्थितियां उभरी थी, उन सब से भी जोड़ करके कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या परिणाम होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू की है उसी के तहत कल यानी गुरुवार को कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की बागडोर खाबरी जी से छीनकर कांग्रेस बनारस संसदीय क्षेत्र, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ने वाले अजय राय को उत्तर प्रदेश की कमान थमा दी है। अजय राय पूर्वांचल या बनारस के लिए कोई अनजाना चेहरा नहीं है। वो यहाँ बनारस जिले की पहले लोकसभा कोलसला और उसके बाद पिंडरा, कोलसला में उन्होंने एक इतिहास रचा था जब 1996 में उन्होंने वामपंथी गढ़ में कमल खिलाया था, तब वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। वहां से वो जो उन्होंने सफर शुरू किया वो 2009 तक चला और जीत का सिलसिला। इस बीच में वो जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने बनारस संसदीय सीट से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को टिकट दिया, तो उसके विरोध में अजय राय ने पार्टी छोड़ी और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। वो एक रोचक लड़ाई हुई थी बनारस में और अंतिम समय में मतदान के दिन जो ध्रुवीकरण हुआ वो निश्चित तौर पर बनारस के लिए या समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए भले ही उसे ठीक न समझा जाए, लेकिन मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके खिलाफ बाहुबली मुख्तार अंसारी ने पर्चा भरा था और उन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हुई। नतीजा ये रहा कि अजय राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद चूंकि वो कोलसला के विधायक थे और इस्तीफा देने के बाद वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो वो उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हुई थी उस सीट पर उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ा और एक बार फिर चुनाव में विजयी हुए। उसके बाद जब घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला और बनारस कांग्रेस या के एक बड़े घराने या ये कहें कि हिंदुस्तान कांग्रेस के बड़े घराने पंडित कमलापति त्रिपाठी औरंगाबाद हाउस की तीसरी पीढ़ी राजेशपति त्रिपाठी ने एक पहल की और अजय राय को कांग्रेस से जोड़ने की मुहिम चलाई और उसमें सफल भी हुए। हालांकि स्थानीय स्तर पर तब राजेशपति त्रिपाठी और अजय राय दोनों का काफी विरोध हुआ था। बावजूद इसके वो 2009 के बाद ही जो विधायक चुने गए तो वो कांग्रेस से संबद्ध हुए। संबद्धता इसलिए भी रही कि कहीं उनकी विधायकी न चली जाए। और उसके बाद जब वो पुनः चुनाव मैदान में आए 2012 में, तो वो उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद से 2017 और 2022 में विधानसभा का चुनाव वो हार गए। इसी तरह से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा और अच्छी लड़ाई लड़ी। हालांकि दोनों ही बार उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। पहली बार नरेंद्र मोदी के मुकाबले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे, तो 2024 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव, वो शालिनी यादव जिन्हें एक नेता के रूप में कांग्रेस ने ही मैदान में उतारा था जब वो मेयर के लिए चुनाव लड़ी थी। हाँ, और काफी अच्छा बहुमत भी उन्होंने अपने पक्ष में एकत्र किया था। वो
दूसरे स्थान पर रही थी बीजेपी के बाद। रजवा जायसवाल के बाद वो खुद ही शालिनी जी दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस से मनमुटाव मनभेद के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और वहां से चुनाव लड़ी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वो दूसरे नंबर पर थी। अब कांग्रेस ने जब अजय राय को एक बार नई जिम्मेदारी दी है, हालांकि कुछ दिनों तक वो प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे, अब वो पूरे उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। ये एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत बड़ा पत्ता फेंका है कांग्रेस ने। हालांकि यहां आपको बता दूं कि अजय राय के सामने ये जो ताज है वो कांटों भरा ताज होगा। राह उनकी आसान नहीं होगी। एक तो जिस तरह से समूचे विपक्ष ने मिलकर के इंडिया नामक गठबंधन खड़ा किया है, और इसके साथ ये भी है कि जिन जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अजय राय के सामने होगी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह से कांग्रेस का सामंजस्य स्थापित करते हैं, जहां तक टिकट बंटवारे से लेकर के मतदान तक। और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए होगी समाजवादी पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है, और उनके साथ बातचीत जब शुरू होगी सीटों के बंटवारे को लेकर के, उसमें किस तरह से अजय राय अपनी भूमिका तय करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। क्योंकि आपको यहाँ एक बात ये भी बता दें कि वाराणसी में गणेश पूजा के दौरान जो गणेश भगवान प्रथमेश गणेश जी की प्रतिमा को गंगा विसर्जन से रोकने के बाद जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था, उस आंदोलन में अजय राय ने भी शिरकत की थी राजेशपति त्रिपाठी के साथ मिलकर के। और उसके बाद तत्कालीन समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश की, उन्होंने उसमें अजय राय के ऊपर जो कुछ एक रासुका तक लगाया था और उन्हें बनारस से जिला बदर एक तरह से करते हुए दूर ले जाकर के उनको कारावास में 8-9 महीने तक रखा गया। तो वो एक जो स्थिति बनती है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी और अजय राय के बीच में बहुत मधुर संबंध नहीं रह गए थे। इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में अजय राय और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इन दोनों नरेश उत्तम जी के साथ किस तरह से वो एक ढांचा ताना बाना बुना जाएगा, वो काफी रोचक होगा। और इस लिहाज से भी काफी कठिन होगा कि जब भी उस घटना के बाद से जो प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी संतों के द्वारा, और जो जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था गदोलिया चौराहे पर, बता दूं कि उस पूरे घटनाक्रम में जिन राजनीतिक लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको वापस लेने की भी तैयारी है सरकार की तरफ से। और इसके लिए काफी कुछ लोगों ने अपनी अपनी अर्जियां भी दी हैं सरकार के पास कि उनके ऊपर जो मुकदमा लगा था वो मुकदमा वापस किया जाए। हालांकि उस सूची में उस पूरी बिरादरी में अजय राय का नाम नहीं था। अजय राय ने अलग से अभी फिर से मांग की है कि वो उस मुकदमे को हटाया जाए, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम अगर लोकसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उनके ऊपर अजय राय के ऊपर कतिपय टिप्पणियां करने आम सभा के बीच में करने के चलते राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा लादा गया था। इस तरह से उनके ऊपर कई मुकदमे भी हैं। ये भी एक बड़ा कारण होगा, उनकी एक बड़ी चुनौती होगी उनके सामने
बीजेपी किस तरह से उनके ऊपर हमला करती है। लेकिन कुल मिलाकर के लबोलबाब अगर हम ये कहें कि अजय राय में कम से कम एक खासियत दिखाई देती है कि वो एक जुझारू नेता है। 2014 से लेकर के आज तक वो लगातार कांग्रेस के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। बनारस में कांग्रेस की तरफ से अगर कोई आवाज उठती है तो निस्संदेह ये माना जाता है कि वो देखा जाता है कि वो अजय राय की आवाज है। तो इन सब परिणामों, इन सब उनकी गतिविधियों को देखते हुए ही ये उन नैतिक जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। लेकिन राह बहुत आसान नहीं होगी। यहाँ ये भी बता दें कि अजय राय ही थे जिन्होंने लगातार पूर्वांचल और प्रदेश के बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबा मुकदमा लड़ा और अंततः उन्होंने जीत भी हासिल की। ये मुकदमा था उनके बड़े भाई अवधेश सिंह की हत्या का, जिसमें आरोप लगा था मुख्तार अंसारी के ऊपर और मुख्तार अंसारी के खिलाफ बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ जाकर के वो लगातार अपनी गवाही देते रहे और ये मुकदमा भी जीता है। और यहाँ ये भी बता दूं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लड़ रही है, उनके खिलाफ लगातार जिस तरह से मुकदमे आ रहे हैं सामने और जिस तरह फैसले आ रहे हैं मुकदमों के, उन सब लिहाज को देखते हुए निश्चित तौर पर ये कहा जाए कि पूर्वांचल में जो माफिया गिरोह सक्रिय था, उस मामले को, उस प्रकरण में अजय राय ने बहुत बहादुरी के साथ मुख्तार अंसारी का विरोध किया और उसमें सफलता हासिल की है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस को भी ये उम्मीद बंधी है कि इस बार एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अजय राय काफी सफल होंगे। हालांकि यहाँ ये भी बताऊं कि कांग्रेस के अंदर ही कम से कम बनारस और पूर्वांचल के कुछ जिलों में अजय राय को लेकर के काफी अंतर विरोध भी है। काफी कुछ लोग उन्हें जनसंघ और आरएसएस और बीजेपी का मानते हैं आज भी, और उन लोगों की ये भी सोच है कि वो लगातार बीजेपी के अपने पुराने साथियों को प्रमोट करने के लिए उनको कांग्रेस की सदस्यता भी दिलवाते हैं और उनको चुनाव भी लड़वाते हैं। इन सब को दरकिनार करते हुए अभी एक दिन पहले जैसे ही उनके ताजपोशी की घोषणा हुई, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राजीव गांधी स्टडी सर्किल के समन्वयक सतीश कुमार ने बताया कि ये अजय राय जी मूलतः पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं। उनके पिता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उनके भाई जिनकी हत्या हुई और जिसके लिए लगातार वो मुकदमा लड़ते रहे, जिसमें उन्हें सफलता मिली। अवधेश राय भी कांग्रेस के ही सदस्य रहे। ऐसे में ये जो एक विरोध की भावना कांग्रेस के अंदर थी कि अजय राय कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस के बाहर से आए हुए हैं उनकी, लेकिन उन सब को उस विरोध को समाप्त करने के लिए, उसको थामने के लिए प्रोफेसर सतीश कुमार जो एक राजनीतिक भी हैं, राजनीतिवेत्ता भी हैं, उन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है अब की बार कि वो पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं, उनके रक्त में कांग्रेस रची बसी है। लिहाजा ये कह करके उन्होंने उन विरोधियों को शांत करने और अजय राय के साथ जोड़ने का काम किया है। इन परिस्थितियों में अजय राय की जो भूमिका है प्रदेश कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें कि प्रदेश में आज बहुत सारे नेता हैं, वो चाहे प्रमोद तिवारी हो, खुर्शीद आलम हो या खाबी जी अभी रहे ही हैं, इन सब को देखते हुए
अगर कहीं ये कहा जाए, राजनीतिक विश्लेषक इसको मान भी रहे हैं कि बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देना जरूरी है, तो उस मामले में अगर हम देखें तो अजय राय काफी हद तक सफल होते दिखते हैं। वो जो उनके अंदर एक राजनीतिक का पुट है, राजनीतिक विश्लेषण करने का, राजनीतिक विरोध करने का जो पुट है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के काम आएगा। उसको सारे विपक्षी दलों के साथ बातचीत करने का जो एक मौका आएगा, उस समय भी उनकी प्रतिभा जांची जाएगी, परखी जाएगी लिटमस टेस्ट के रूप में। तो इन सब चीजों को मिला करके अगर हम कहें कि कांग्रेस में एक बड़ी चाल चली है, एक तुरुप का पत्ता के रूप में इस अजय राय को सूबे की कमान सौंपी है। हालांकि इसी दौरान अजय राय और उनके समर्थकों, कतिपय समर्थकों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बनारस से हो सकता है कि अगर बीजेपी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उनके खिलाफ प्रियंका गांधी इस मैदान में उतर सकती हैं। और ऐसा अगर होता है तो ये एक बड़ा सियासी अखाड़ा बनेगा बनारस, और काफी कुछ इसमें अच्छा कुछ देखने को मिलेगा हम लोगों को, रोचक लड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि आपको यहाँ ये भी ज्ञात होगा कि 2019 में जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई थी और उनको पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया था, तब भी ये चर्चा जोरों पर थी कि प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अजय राय ही उस बार भी चुनाव लड़े थे। तो भविष्य में क्या होगा, क्या कुछ रणनीति बनती है, उसको देखते हुए वो एक अलग मायने रखेगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में निश्चित तौर पर अजय राय के लिए ये एक बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेसियों को लेकर के, अपने समर्थकों को लेकर के हाल के दिनों में जो काशी में इस अधिमास के बीच सावन के महीने में वो परिक्रमा की, पंचक्रोशी की परिक्रमा की, निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि बाबा विश्वनाथ ने उनकी सुनी और उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष बनाए जाने में उनके आशीर्वाद की महती भूमिका रही है। अब कल क्या होगा, क्या कुछ अजय राय अपनी रणनीति के माध्यम से, अपने कद के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से किस तरह से जनता को प्रेरित कर पाते हैं विपक्ष के प्रति, क्योंकि यहाँ ये जो चुनाव 2024 का होने जा रहा है वो व्यक्तिगत किसी एक राजनीतिक दल को ही नहीं संभालना है, बल्कि एक गठबंधन को संभालना है। और गठबंधन में किस तरह की रणनीति कैसे बनेगी, क्या अप्रोच होगा, इन सब चीजों को पर फूंक करके कदम रखना होगा। अन्यथा ये गठबंधन जो इंडिया का है वो उसके ऊपर भी बड़ी एक जो सियासत का चेहरा, एक जो बड़ा खेल होना है, उस पर भी प्रभावी हो सकता है। इस लिहाज से मैं राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से ये जो कुछ भी बातें छन करके आ रही हैं उनको सुनते हुए, उनको पढ़ते हुए ये मैं जरूर कह सकता हूं कि अजय राय एक निर्भीक व्यक्ति हैं। उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो राजनीतिक लड़ाई को लड़ना जानते हैं। ये उन्होंने एक दो बार नहीं, कई बार लगातार साबित भी किया है। अब चुनावी जीत पिछले तीन बार लोकसभा का चुनाव और जिस तरह से 2 बार विधानसभा का चुनाव वो हारे, इससे उनके कद की, उनकी सोच की, उनकी मेधा की तुलना नहीं की जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्हें देखा भी नहीं जाना चाहिए।
ऐसे में अजय राय एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर के प्रदेश में उतरे हैं और उन्होंने कहा भी है कि वो पार्टी की नीतियों को लेकर के जन के बीच पहुंचेंगे और लोगों को इसके बारे में वाकिफ कराएंगे और 2024 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में विपक्ष को विजयी बनाने में कामयाब भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब कल क्या होता है वो भविष्य के गर्भ में है। हम फिर आपसे मिलते रहेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अजय राय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस आग्रह के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक दूर लोगों तक इसे पहुंचाएं। नमस्कार।